स्वागत है आप सभी बच्चों का। आइए जुड़ जाइए और शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। आ जाइए सभी तेजी तेजी से और हम अपनी शुरू हैं। जी विजय कुमार जी, गुड इवनिंग। सागर जी नमस्ते, खुश रहिए। पूनम मौर्य जी वेरी गुड इवनिंग। शिप्रा सिंह जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। पुष्पेंद्र जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बच्चे सारे इकट्ठा हो रहे हैं और जो नहीं आए हैं वो भी अभी जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे। तो हमने कहा था आज हम सभी लोग पढ़ेंगे। सुख जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए चलते हैं क्लास की ओर। आज हम सभी को पढ़ना है शब्द। वर्णमाला पूरी हो गई है। आज हम सभी शब्द पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है कि शब्द किसे कहते हैं। तो जान लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जी शिप्रा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। कभी कभी परिभाषा दूसरी तरीके से आती है और तब आता है वर्णों और मात्राओं का सुयोग, जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषाएं हैं, ये भी और ये भी। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और वर्णों और मात्राओं का ऐसा सुयोग जिसका कोई अर्थ निकले, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो बाकी बच्चे भी तेजी तेजी के साथ आकर के जुड़ जाएं क्लास में। आज तो और भी जाने वाला है क्योंकि आज हम लोग सभी प्रकार के वेदों को पढ़ेंगे। जी अभय कुमार जी स्वागत है, गुड इवनिंग। तो ये हो गया ना वर्णों और
मात्रा का ऐसा सुयोग जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं, या फिर वर्णों के सार्थक समूह को भी हम लोग शब्द कहते हैं। तो अब चलते हैं आगे की ओर। जिस तरह बात हुई थी कि वर्णों के कितने भेद हैं, उसी तरह बात होती है कि शब्दों के भी कितने भेद हैं। शब्द कहाँ से आए? अभय कुमार जी स्वागत है जी। बिल्कुल कोशिश किया जा रहा है ना हो आपको, ठीक है। तो बात होती है कि शब्द आए कहाँ से, अच्छे से समझेंगे तभी मजा आएगा। तो मजा आना है क्लास में, इसलिए हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे। और बाकी बच्चे भी कहाँ हैं? चलिए सभी लोग जुड़ जाइए तेजी से। बात आती है जिस तरह वर्णों की उत्पत्ति हुई, तो जिस तरह हमारे उत्पत्ति तरह तरह के प्रयोगों के बाद में हुई, शब्दों की भी उत्पत्ति हुई। कैसे हुई उत्पत्ति? जिस तरह भाषा का वास्तविक शुरुआत 14 हड्डी से माना जाता है, ठीक उसी तरह शब्द का भी शुरुआत 16वीं 17वीं सदी से यानी माना जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि शब्द क्यों, कहाँ और कैसे हुई। एक क्वेश्चन भाषा का सही क्रम बताइए। क्वेश्चन क्या आता है कि भाषा सही क्रम बताइए। तो सही क्रम क्या है? सबसे फिर पाली। आवाज कट रही है विजय जी, कोशिश की जा रही है कि आवाज भी ना कटे। पाली के बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, दिख रहा है ना बच्चों, फिर औहट, और औहट के बाद हमारी प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। ये रहा हिंदी के विकास का क्रम। तो क्वेश्चन आ जाए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। अगर आज हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा? दद्दन कुमार जी खुश रहिए। तो हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद औहट ही सही क्रम है। एक एक को जानेंगे तो पता लगा कैसे सही क्रम है और कौन क्यों सही क्रम है। तो सभी भाषाओं की आदि जननी संस्कृत। पाली क्या है? ये है देश की प्रथम देश भाषा। पाली को क्या कहते हैं? देश की प्रथम देशज भाषा कहते हैं। फिर आई प्राकृत भाषा। तो और पाली का मिला जुला स्वरूप क्या कहलाता है? प्राकृत कहलाता है। फिर अपभ्रंश क्या है? हिंदी का ऐसा नहीं भाई, हम क्यों छोड़कर आएंगे? हम तो यही हैं आप लोगों के साथ, और हम कहाँ छोड़ के कहीं चले गए हैं। आइए आप भी यहीं पे, और फिर से हमारा साथ हो जाएगा। तो अपभ्रंश कौन सा? हिंदी का टूटा फूटा कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर शिवा हम में आए और फिर से हमारी बात होगी उसी स्नेह के साथ। फिर औहट किसे कहते हैं? हिंदी का जो सुधारा काल है उसी को हम लोग औहट कहते हैं। और फिर शुरू हुई हमारी प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। आता है आधुनिक हिंदी की शुरुआत किस भाषा मानी जाती है? तो हमारे आधुनिक हिंदी की शुरुआत अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है। ठीक है। अब देखो बात कहाँ से आई। शुरू तो भाषा यहाँ से हुई,
लेकिन हुआ यहाँ से हुआ। तो शब्दों की उत्पत्ति यहाँ से हुई, बच्चों देखिएगा, शब्दों की उत्पत्ति यहाँ से हुई, बाद में बिगड़ा और यहाँ, और बाद में देशज भाषा और फिर विदेश। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग देखते हैं के आधार पर शब्द। संस्कृत हमारे सभी भाषाओं की आदि जननी है, सभी भारतीय भाषाओं की आदि जननी गुड इवनिंग परमिला वर्मा जी, क्लास में मोहम्मद यूसुफ नमस्ते, स्वागत है भैया। इतनी बातें हो गई हैं तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बाकी बच्चे कहाँ गए भाई जो रोज क्लास लेते हैं? सभी बच्चे तेजी तेजी से जुड़ गए, तभी तो मजा आएगा क्लास में। आज आए थे जी, बिल्कुल। मेन उद्देश्य है शिक्षा और जानकारी। तो जहाँ भी हमको अच्छी शिक्षा, अच्छी जानकारी और हमारा भी पहचान किससे, आप हमको अच्छे से बच्चे मिल पाए, तो हम लोग फिर से पूरे स्नेह के साथ फिर से मिलते हैं। बिल्कुल शिप्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं विकास का क्रम और शब्दों की। तो शब्दों के भेद हैं कितने, बताइए शब्दों के कितने भेद कीजिए, कितने भेद? 4 डंडी खींची है तो इसका मतलब भेद कितना मीठो होगा। तो देख लेते हैं, 2 भेद नहीं है, शब्द के 4 भेद हैं। कैसे कैसे हैं शब्दों के भेद? सबसे पहला ध्यान दीजिए, उत्पत्ति आधार पर जब शब्दों की, जी शिप्रा जी, सरिता प्रजापति स्वागत है। 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर। तो जब उत्पत्ति हुई तो कैसे कैसे हुआ? सबसे पहले हम लोग बोलते थे तत्सम, तत् प्लस सम। किसके सम? देखो उत्पत्ति तो भाषाओं की सबसे पहले संस्कृत से हुई, तो संस्कृत भाषा के वो शब्द जिनको हम अपनी हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग करने लगे, उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं। जैसे पुत्र, कपोत, दुग्ध, प्रैत आदि। अगला क्या है? तद्भव। तद माने उससे और भाव माने भाषा के ऐसे शब्द जो अपना मूल स्वरूप खो करके बिगड़ गए हैं। हाँ बिल्कुल 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 सही है मिला जी, शिप्रा जी, बिल्कुल सही है। संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्द तत्सम है। संस्कृत भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप किसी भी भाषा का स्वरूप तद्भव है। उसके बाद देशज, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश के लोगों के बीच में हुई, उस भाषा को, उन शब्दों को हम सभी लोग देशज कहते हैं। और अगले शब्द विदेशज, भाषा के ऐसे शब्द जो विदेशों से हमारी भाषा में आए हैं। कैसे आए होंगे? विदेश से हमारी भाषा में क्यों और कैसे आए होंगे? जरा प्रतिक्रियाएं कीजिए।
समय के साथ, दद्दन जी सही बता रहे हैं, समय के और बोलने चालने से हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। कहीं भी जाते आते हैं तो साथ वाले लोगों से बातचीत है। तो इसी तरह अपने देश में कभी अरबी, कभी फारसी, कभी यवन, कभी अंग्रेज, कभी कोई लोग आते रहे। तो जो भी हमारे बीच रहने लगे, क्या हुआ, हम चाहे उनके में चली गई और उनके वाली हम बोलने लगे। इस तरीके से हमारी भाषाओं में विदेशी भाषाएं भी शामिल हो गई। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान दे लेंगे, अगर पूछे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं, आपका आंसर होता है 4। लेकिन अगर कभी पूछ ले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कुल भेद कितने हैं, तो एक ठो बढ़ गया है। कौन सा? संकर वाला, हाइब्रिड वाला बढ़ गया है। और अब हमारी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की संख्या हो गई है 5। यानी उत्पत्ति के आधार मुख्य रूप से 4 और कुल 5। जी दद्दन जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम इधर आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर के बाद में रचना, और रचना में एक और नाम से जानते हैं, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, एक तो उत्पत्ति से व्युत्पत्ति हो गया, तो यानी पुनः उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? फिर से उत्पत्ति वाले शब्दों से जब फिर से उत्पत्ति हो गई तो उसको हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कहा। यौगिक, यौगिक और यौगुण बिल्कुल सही है। सारी जी नहीं दिख रहे हैं, शिप्रा सिंह जी नहीं है, कहाँ है सारे लोग? और गोविंद जी नहीं दिख रहे हैं आज। ये सभी लोग जुड़ गए, चलते हैं हम लोग। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 3 भागों में गया, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगुण शब्द। अब रूढ़ शब्द कौन से हैं? शब्द यानी ऐसे शब्द जिनको परंपरागत तरीके से हमारी भाषाओं में यूज किया जा रहा है, जो शब्द निर्माण से लेकर अब तक जीविका किए जाते हैं, उन शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक अंदाजा, एक ट्रिक, एक जानकारी है कि रूढ़ शब्दों के प्रायः 2 शब्द और अधिकतर 3 शब्दों में ही होते हैं। 3 से ज्यादा के कभी भी बने हुए नहीं होते हैं, और इनको काटा और तोड़ा भी नहीं जाता है। बिल्कुल सही है। ऐसे शब्द जिनको काटा और तोड़ा ना जा सके, जिनके खंड और टुकड़े ना किए जा सके, हम उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रोटी कपड़ा मकान, जिनका अर्थ न निकले, अर्थ तो निकले लेकिन जिनकी पर्यायवाचियां ना हो, समझते हैं? जैसे रोटी कपड़ा और मकान, जैसे देखा मकान, पृथ्वी, धरती, आकाश, खंड और टुकड़े नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक बात दोहराते हैं, यथा नामो तथा गुण। यौगिक, जब एक शब्द से एक शब्द को साफ नहीं दिखाई दे रहा है, हम और बड़ा लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से दिखाई दे। वैसे हटेंगे तभी तो साफ दिखाई देगा। अभी तो हम शब्दों के साथ खुद ही खड़े हैं, तो कैसे दिखाई देगा? जब हम हट जाएंगे ऐसा। अभी देखिए दिख रहा है साफ कि नहीं? तो चलिए देखते हैं यौगिक किसे कहते हैं। योग प्लस एक शब्द से एक शब्द को जोड़ दिया जाता है,
तो शब्दों को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, दूध वाला, मिठाई वाला, पुष्पवा, हो गया। कुछ और शब्द ले लें, जैसे गृहागत। जी शिप्रा जी एकदम सही कह रही हैं आप। प्रिया जी कहाँ थी? जैसे विद्यालय, जिनके खंड और होंगे लेकिन तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा, एकदम सही है। परमिला वर्मा जी, सरिता जी, सभी लोग बिल्कुल सही हैं। बहुत 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 बढ़िया। तो हम लोग योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग प्लस रूढ़। ऐसे शब्द, प्रिया काम कर रही थी, पढ़ाई भी जरूरी है ना, काम तो होता रहेगा लेकिन सबसे जरूरी इस समय क्लास। तो योग रूढ़ किसे कहते हैं? ऐसे शब्द शब्दों के मेल से बने हैं लेकिन जिनका तीसरा अर्थ निकलता हो। बने तो दो शब्दों के मेल से हैं लेकिन जिनका, श्वेता शुक्ला जी स्वागत है आपका, जो तीसरा अर्थ दे, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो, किसी न किसी शब्द की पर्यायवाची हो, ऐसे शब्द को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आ रहा है बेटा सभी को? अब अगली ओर आते हैं और इसको हम कहते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का बंटवारा हुआ दो भागों में। एक को हम कहते हैं विकारी और दूसरे को हम कहते हैं अविकारी। तो देखते हैं, पहला वाला विकारी और दूसरा वाला बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं इस विकारी का क्या है? हमारी भाषा हिंदी कहती है कि कोई भी गुण अवगुण नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब जितने भी अवगुण हैं उन अवगुणों में भी कोई ना कोई प्रकार का गुण छिपा हुआ है। अवगुण जैसी कोई नहीं है। समझ रहे हैं ना? शब्द कौन से हैं? ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन संभव हो, उन्हें हम विकारी कहते हैं। और अविकारी किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों में परिवर्तन करना संभव ना हो, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से। तो पहले बात करते हैं किसकी? विकारी की। और हम करें इनमें परिवर्तन होगा तो कैसा? सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अगला कौन? विशेषण। देखिए इन सभी में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे हो रहा है जैसे लंबोदर, एकदम सही है। तो कैसे हो रहा है विकारी शब्दों में? जब हम सभी लोग कहते हैं तो कोई नाम है, हम कहते हैं राम बड़े ही वीर पुरुष थे। कौन था वीर पुरुष? राम थे। अब अगर हम राम को चाहें तो संज्ञा को परिवर्तित कर सकते हैं, किसमें? सर्वनाम। और परिवर्तित करते ही बन गया वो बड़े ही पुरुष थे। अब जब हमने कहा वो, तो संज्ञा वाली हमारी समस्या। स्वागत तिवारी जी, वेरी गुड इवनिंग। जब तक आप बंद कर दी क्या? आते आते आपने बहुत देर कर दिया। कहाँ थे? चलिए जुड़ जाइए सभी लोग और हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो फिर सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान प्रयोग किए जाएं उनको सर्वनाम में। तो जैसे ही हमने संज्ञा को नाम में परिवर्तित किया, क्रिया, वचन, लिंग आदि को हम आराम से परिवर्तित कर सकते हैं। न्यालम थी, स्वागत तिवारी जी, कोई बात नहीं।
हैं। सरिता जी ठीक है, आप सभी बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और इसीलिए हम आप सभी लोगों का बेसब्री से लाइव इंतजार किया करते हैं, है ना। तो ऐसा कीजिए कि जब भी हम लोग मिले तो लाइव हम सबकी मुलाकात होती रहे, है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आते हैं, बिल्कुल आप छोटे भाई हैं, चलिए स्वागत जी की ओर आते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम क्रिया को जब भी बोलते हैं इसमें भी परिवर्तन, जब संज्ञा बदलेगी सर्वनाम और जब सर्वनाम बदलेगा तो क्रिया में बदल सकता है और जब क्रिया बदलेगी तो विशेषण में बदला जाए। और यही वजह है कि इन सभी को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। अगला हो गया अविकारी शब्द जिनमें परिवर्तन संभव न हो। तो ये कौन कौन से हैं? एक तो क्रिया विशेषण। अभी देखो क्रिया विशेषण में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो हम लोग कहें सीता माता धीरे धीरे अयोध्या में, अच्छा हम लोग कह दें कौशल्या धीरे अयोध्या में चल रही थी, या कह दें हम सभी अयोध्या में धीरे धीरे चलते हैं, या कह दें राजमहल में रानीवास में सभी रानी धीरे चल रही थी। ऐसी स्थिति में जो शब्द है उसमें किसी भी कथन में परिवर्तन नहीं हो, न लिंग के कारण, न वचन के कारण, न कारक आदि के कारण परिवर्तन संभव नहीं है। इसीलिए हम इसको अविकारी शब्द कहते हैं। हाँ एकदम धीरे धीरे, कोई चेंज इसमें नहीं होता है। इसके बाद हमारा समुच्चय बोधक। अब देखो समुच्चय बोधक का कुछ भी हो, हम अगर समूचा, जो उच्चारण को समूचा बना वही समुच्चय बोधक। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, राम और श्याम, सीता और गीता, यानी तथा, जो, सो, में, पे, पर, जो वाक्यांशों को, शब्दों को, शब्दांशों को पूरा करते हैं, समूचा बनाते हैं, उनको हम समुच्चय शब्द कहते हैं और इनमें भी किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। इसके बाद संबोधक, यानी लेकिन, किंतु, परंतु, यही, तथापि, इनमें भी किसी तरह का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है। और विस्मयादि बोधक, हर्ष, शोक, भय, विस्मय, तिरस्कार, संबोधन आदि में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनको हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो इनमें भी कभी परिवर्तन संभव नहीं है कि है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हम इन सभी को क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। और हमारा आखिरी प्रकार शब्दों के भेद का दिख रहा है ना बच्चों सभी को। तो अगला वाला है अर्थ के आधार पर। और अब हमने बांटा दो भागों में, एक कहलाया सार्थक और अगला कहलाया निरर्थक। हो गया। जिनके अर्थ हैं वो सार्थक और जिनके अर्थ नहीं है वो निरर्थक। तो सार्थक कौन कौन से हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और या फिर विलोम। सभी के निश्चित अर्थ है ना। एकार्थी जिनके एक ही अर्थ हो, बिल्कुल पर एकदम सही है, लेकिन, किंतु, परंतु, यद्यपि वगैरह वगैरह आदि। आशीष पांडे जी वेरी गुड। कहाँ थे, बहुत देर कर दी। चले, अनेक शब्द जिनके अनेक अनेक अर्थी हो और
जो संपूरक हो, एक ही शब्द के कई कई अर्थ हो, और विलोम शब्द यानी जो विपरीत अर्थक हो। आते हैं निरर्थक पे, जैसे चाय, पानी वानी, दाना वाना। अब सभी बच्चे, विनीता जी देर दिया क्लास में आप सभी ने, सभी बच्चों ने आज क्लास में आते आते इतनी देरी। हाँ जी, भी पीना भी होगा। अब तो जाके रौनक आई है क्लास में, कहाँ थे आप सभी लोग? चलिए ठीक है, आते हैं और तो चाय वाय पानी वानी खाना। जो आप लोग हमें अपनी प्रतिक्रियाएं लिख के बताइए कि जब ये शब्द निरर्थक हैं, इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं है। रोटी ओटी, जी स्वागत जी, बिल्कुल। तो ये हम इनका प्रयोग क्यों करते हैं? जब ये निरर्थक तो क्यों हम इनका प्रयोग ही करते हैं? कारण क्या है बताइए जरा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहे हैं हम। जब ये शब्द निरर्थक हैं तो हम इनका यूज करते क्यों हैं? विनीता जी, बारिश हो रही थी, कोई बात नहीं बेटा, बताएं आप लोग। जो शब्द निरर्थक हैं हम उनका यूज क्यों करते हैं, उनका प्रयोग क्यों करते हैं? जी एकदम सही है श्वेता जी, स्वागत वागत। तो क्यों कहते हैं ऐसा, ये बताइए। स्वागत तिवारी जी। चलिए बताइए क्यों? बिगड़ा है? नहीं बिगड़ा तो नहीं है, एकदम नहीं रहा है, सिर्फ ये हम प्रयोग करते हैं। तो क्यों? आपकी प्रतिक्रियाओं के इंतजार में हैं हम। चलिए एक बार यहाँ से दोहराते दोहराते वहां तक आते हैं, और तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि हम निरर्थक शब्दों का यूज करते ही क्यों हैं। जब कोई अर्थ नहीं है तो बेकार में काहे यूज कर। तो चलिए बताइए। अच्छा आइए इधर, उत्पत्ति के आधार पर, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो जब नहीं अर्थ है मोहम्मद यूसुफ जी, तो क्यों यूज करते हैं हम? अर्थ भी नहीं है और हम फिर भी यूज कर, तो ऐसा क्यों यूज करते हैं? आइए पहले यहाँ से देखते हैं। उत्पत्ति हुआ तो चार मुख्य भागों में बांटा गया, तत्सम, तद्भव, देशज और विशज, लेकिन कुल 5 भागों में बांटा गया। और अगला है संकर शब्द, जो 2 शब्दों से मिला करके बना, जैसे रेलगाड़ी, स्टेशन मास्टर, खान आदि। रचना के आधार पर यौगिक, योग रूढ़, परंपरागत शब्द, 2 मेल से बने शब्द, और ऐसा शब्द जिसका कोई तीसरा निकले। विकारी शब्द, संज्ञा, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादिधक। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। और सार्थक में एक अर्थी जिनके केवल एक अर्थ है, एक अर्थी जिनके अनेकों 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 अर्थ है। जैसे गौतमी मीन्स हल्दी, गौतमी मीन्स अहल्या, गौतमी मीन्स गोरोचन। जान रहे हैं ना? तो अच्छा, पर्यायवाची यानी संपूरक शब्द जो एक दूसरे के संपूरक हैं, जैसे दिनकर, दिवाकर, अनु, भास्कर आदि, तो इनको पर्यायवाची। विलोम किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के सार्थक हैं। कमेंट बॉक्स में तेजी से कमेंट करते रहे, प्रतिक्रियाएं देती रहे, अच्छी सी होती रहेंगी, तभी तो मजा आया में। अभी कल की तरह मजा आना शुरू नहीं में, तो कल की तरह ही तेजी से उत्साह सभी लोग जुड़ जाएं और जवाब देते रहें, प्रतिक्रिया रहें, ताकि हमारे परस्पर संवाद बहुत ही अच्छी सी क्लास हो जाए। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। विलोम, ध्यान से सुनिएगा। विलोम विपरीत अर्थक और पर्याय में,
फिर से विलोम, विपरीतार्थक और विपर्याय में क्या फर्क है? जवाब दे। बच्चों अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है कोई भी? जवाब दीजिए आप लोग। बार बार हम कहते हैं ना कि हम क्रिया और आप उधर से प्रतिक्रिया करेंगे तभी तो मजेदार बनेगी। तो जवाब दीजिए आप सभी लोग। चलिए खैर, बच्चे करना नहीं चाह रहे हैं, हम ही बताते हैं। विलोम, विपरीत और विपरीतार्थक तीनों एक ही हैं, जो उसी को विपरीत आर्थक कहते हैं। शालिनी जी गुड इवनिंग। सरिता जी तो तीनों एक ही हैं, विलोम, विपरीत और विपर्याय। बहुत से बच्चे सोचते हैं बच्ची को विपर्याय कहा जाता है, ऐसा नहीं है। पर्यायवाची को पर्यायवाची कहते हैं, इसको विपर्याय कहें, यानी जिसका उल्टा पर्याय हो रहा हो। तो यानी कि क्या? आर्थक। और निरर्थक हम लोग क्यों यूज करते हैं? हमारे यूपी की मुख्य भाषा है खड़ी बोली, हल्की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अवधी बोलते हैं, राजस्थानी भी बोलते हैं, बिहारी भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सर्वाधिक यूज करने वाली भाषा यूपी में खड़ी बोली है। वाय, चाय वाय, पानी वानी, दाना वाना का यूज भी सबसे ज्यादा कहाँ है? तो क्यों है? हमारी भाषा की कर्कशता लाने के लिए, कर्कशता को मिटाने, सरसता लाने के लिए, मधुरता लाने के लिए अपनी भाषा में निरर्थक शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है। शालिनी वर्मा जी, यूपी 2021 का सिलेबस जो है, एक दिन क्लास में हम अलग अलग सुपर टेट सभी का सिलेबस ऐसे ही बता देंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि जो आपको क्लास मिल रही है ये अधिकतम है। गारंटी है कि यदि रेगुलर रहे आप लोग तो इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। जितना पढ़ेंगे बस इसी में से आ जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हवाए, पानी वानी, दाना वाना, खाना वाना, गाना वाना, तो यही शब्द हमारे क्या हैं? निरर्थक शब्द हैं। उनका यूज अपनी भाषा में सरसता लाने के लिए, समरसता लाने के लिए, कर्कशता को मिटाने के और मधुरता लाने के लिए करते हैं। ठीक है, पढ़ा जाए। अभी सोच रहे होंगे कैसे मधुर हो जाएगी। अभी जैसे हम पूछ रहे क्या बात है भाई, क्लास नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग हमको अच्छे से बता, नेटवर्क नहीं था, पानी बरस रहा है, टाइम नहीं मिला, काम करने लगे थे, और अभी हम तेज से डांट के कह लेते हैं तो आपका जवाब भी वैसे ही कर हो जाएगा, भले ही हमसे नहीं कहेंगे, है ना। तो भाई सरसता, समरसता या मधुरता लाने के हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, और फिर आज हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात, जितना हम लोगों ने लिखा है एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल में हम पढ़ाई करेंगे, कुछ जानना और पहचानना सीखेंगे। तो चलिए कीजिए बच्चों। श्वेता तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया जी ये बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़
बच्चों अब हम सीखते हैं तत्सम, तद्भव, विशेष और विशेषण को कैसे पहचाना। कई बच्चों ने क्लास में पढ़ा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग चलिए सीखते हैं। जी बिल्कुल परमिला जी, विलोमी शब्दों का उल्टा। सरिता, स्वागत तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम सीखते हैं तत्सम शब्द। हमारा कहना है तो सीखने के लिए आमतौर पे लोग एक तरफ तत्सम लिख, एक तरफ तद्भव और कहते हैं रटिए या लीजिए। हम कह रहे हैं कुछ मत रटिए, आप सीख लीजिए हम कैसे पहचाने, और पहचान जाएंगे, एक भी गलत हो नहीं सकता है। तो आइए पहचान करते हैं इंटरेस्टिंग मजेदार स्टोरी के साथ, है ना। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 4-4-5 तरीकों से कर सकते हैं। बच्चों को एक ही में मिला देते हैं और फिर अच्छी सी स्टोरी बना देते हैं, ठीक है ना। जी परमिला जी, पर्यायवाची में एक शब्द के कई नाम, तो देख कैसे पहचाने। हम चाहें तो रामायण के शब्द पहचान ले, रामायण के सभी शब्द तत्सम। हम चाहें तो बचपन वाले सीरियल शक्ति शक्ति शक्तिमान, सबने बचपन में शक्तिमान देखा है ना। अच्छा कितने लोगों ने देखा है, हाथ उठाने वाला सिंबल भेजिए, कितने कितने लोगों ने शक्तिमान देखा है। तो चाहे रामायण के चाहे शक्तिमान के शब्द और चाहे गुरु शब्द, गुरु जी के घर के वाले शब्द, ये भी सबके से हैं, तत्सम है ना। आप कैसे देखिए, रामायण जो था कहानी थी किसकी, एक ठो युद्ध की कहानी थी, पक्का था, जिसमें राम भगवान पढ़ने कहाँ, गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरुकुल में उन्होंने अध्ययन किया और पाठन किया, और गुरु जी ने बिल्कुल बहुत अच्छा, आपने देखा है जी, सरिता जी, पूनम जी, श्वेता जी, आप लोगों ने देखा है, बहुत बढ़िया। तो शक्तिमान में जो गंगाधर, विद्याधर, मायाधर शास्त्री के शब्द थे जी, बहुत बढ़िया। तो वो शब्द क्या है, वही तत्सम के शब्द हैं, याद है ना। गंगाधर, विद्याधर, मायाधर शास्त्री के सबने देखा है, स्वागत तिवारी जी ने देखा है, देखा है, सभी बच्चों ने देखा है। तो शक्तिमान के शब्द जो है वो तत्सम। तो गुरुकुल में इन्होंने पाठन किया और योद्धा बनने की भी शिक्षा ली और वध कर दिया, राक्षसों वध भी किया। बहुत, स्वागत जी वो रिंग वाला याद आ गया, स्वागत जी को देखो, बच्चे घूम रहे थे शक्ति शक्ति शक्तिमान वाले में। तो इसका वध किया, राक्षसों का वध किया। मार्ग में इन्होंने क्या किया, कई लोगों का किया, जिनमें से एक अहल्या भी है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, भगवान के नेत्र बड़े सुंदर थे, ये तो सब लोग जानते हैं ना, इसीलिए उनको कमल नयन कहा गया है। तो उनके नेत्र थे, बड़े सुंदर थे। अपने गुरु जी की हमेशा क्या मानते थे, आज्ञा मानते थे। युद्ध की सहायता किन लोगों ने की थी, वानरों ने की थी
सीता माता ने क्या दिया था? अग्नि परीक्षा दी थी। अब चाहे हम लोग रामायण के, चलो दूसरी ओर आते हैं, तो रामायण सबसे ज्यादा बार चर्चा है गुरुकुल की। और गुरुकुल में क्या होता था? और अध्यापन होता था और गुरु की अग्नि परीक्षा, बिल्कुल सही है। अग्नि परीक्षा भी तत्सम हो जाएगा, एकदम सही बता रहे हैं आप। तो गुरुजी यहाँ सब बच्चों से कहते थे आते ही, कल से आप लोगों को उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में। जरा आप लोग एक वाक्य उत्तर दीजिए। रात्रि पहर और सूर्य के पहले की बेला को क्या कहते हैं? रात्रि का अंतिम पहर और प्रातः का पहले की बेला क्या कहलाती है? बताइए बताओ। बीच बीच में सब कहाँ चले जाते हैं, प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं करते हैं, क्या कहलाएगी? ब्रह्म मुहूर्त कहलाएगी, शुभ मुहूर्त। मोहम्मद यूसुफ जी बहुत अच्छी को, लेकिन इस टाइम को हम लोग ब्रह्म मुहूर्त। तो बच्चे सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और उठते ही गुरु जी के यहाँ हावी हो रही है और रहा है, हाविष्य लग रहा है और सभी लोग इकट्ठा कर रहे हैं संविधा। हवि का मतलब हवन की सामग्री, वाक्यांश शब्दों में हवन की सामग्री क्या कहलाता है और होता हुआ हवन क्या कहलाता है? हवि कहता है। गुरु जी का घर क्या कहलाता है? गुरुकुल कहलाता है। हवन की लकड़ी क्या कहलाती है? समिधा कहलाती है। जी बिल्कुल सही, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और उल्टा होगा सायंकाल। वेरी गुड। तो हवन की लकड़ी को समिधा कहते हैं। हवन में बड़ी अच्छी महक, किसकी? घृत की महक आती है। और इसके बाद शुरू हुआ पठन पाठन और पढ़ते हो गया मध्याह्न। मध्याह्न होते ही सभी को लग गई है जोर की बुभुक्षा, यानी क्या लग गया? भूख लग गया। और लग गया तो ये लोग चले गए हैं गुरु माता जी की पाकशाला की ओर, रसोई घर की ओर, गुरु माता से भोजन मांगने। गुरु माता बहुत अच्छी थी, तैयार था नहीं, तो उन्होंने इन लोगों से कह दिया कि जाओ बच्चों, क्या ले आओ? ईंधन ले आओ, है ना। और ईंधन लाने के लिए ये सभी कहाँ चले गए? उपवन चले गए। और जब उपवन गए तो वहां पर ये लोग व्यस्त हो गए क्रीड़ा खेलने में, करने में। और किससे क्रीड़ा करने लगे? कंदुक से क्रीड़ा करने। गुरु माँ ने अपने खाने में अजीर्ण डाला हुआ है, यवनिका डाली हुई है। बच्चों के लिए खीर बनाया है, पूलिका बनाई है, हरिद्रा डाला है, अदरक डाला है, शुंठी भी डाला है। सारा क्रम दोहराया तो हो गई रात्रि। और रात हुआ तो आश्रम के नए बच्चों को भय लगने लगा। क्यों लगा भय? क्योंकि बोलने लगा था कच्छप, तालाब में आवाज करने लग गई थी मत्स्य, पास के जंगलों में बोलने लग गए थे श्रृंगार, घूमने लग गई थी बिड़ा, भौंकने लग गए थे। अब बच्चे को डर तो लगना स्वाभाविक था ना, पहले दिन अपनी मम्मी पापा से दूर जो हुआ था। ऐसे में गुरु माता ने उनको सुंदर सी क्या सुना दी? कथा। कथा सुनते ही बच्चे क्या हो गए? जैसे ही बच्चों ने कथा का क्या किया? श्रवण किया, वैसे ही इन सभी को क्या आ गई? निद्रा आ गई। तो बच्चों ये बताओ, ऐसे आप सभी पहचान जाएंगे ना? पक्का? तो पूरा एक
से स्टोरी में कर देते हैं, मजेदार सी, है ना। तो चलिए क्या हुआ, रामायण की रचना हो रही थी धीरे धीरे, महर्षि वाल्मीकि जी कर रहे थे, क्योंकि उनका होता था भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देता था। अभी क्या हुआ, उस समय जगह जगह गुरुकुल, और गुरुकुल में काम होता था किसका, पठन और पठन का, अध्ययन का। गुरुजी बच्चों को सिखाते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, हवन करना है, भविष्य माने हवन की लानी है, समिधा यानी हवन की लकड़ी लानी है। जी रानी पांडे जी नमस्ते, खुश रहिए। बहुत लेट हो गए बेटा क्लास में, दोपहर हो गया, बच्चों को भूख लग गया, बच्चे चले गए गुरु माता जी की पाकशाला में। वहाँ गुरु माता ईंधन तैयार कर रही थी भोजन पकाने के लिए, तो उन्होंने बच्चों को भेज दिया उपवन में। बच्चे उपवन, और वो शक्ति शक्ति शक्तिमान वाला खेलने लग गए, है ना, सब लग गए रिंग रिंग शक्ति शक्ति शक्तिमान। और वहाँ पे बंदूक खेला, गेंद खेला, और गेंद से क्या किया, खेला। आग जलाई गुरु माँ, और क्या की, खाने में जीरा डाला, यवना ने अजवाइन डाला। फिर बालक और बानर एक, इसीलिए सभी बंदरों की भांति उछल कूद के गुरु की आज्ञा से कुछ भगवान ने अपनी सेना में भी शामिल किया। भगवान जी के नेत्र बड़े सुंदर थे, इसीलिए उनको आ गया, उन्होंने बहुतों का उद्धार किया। और उस खुशी में माता जी ने घर में खीर बनाई, रास्ते में उन्होंने मार दिया किसको, राक्षसों। और गुरु माँ ने पूड़ी बनाई, खाने में हल्दी डाला, अदरक डाला, सौंठ डाला। बच्चे डर गए कि कछुए से, मछली से, सियार से, बिल्ली से और कुत्ते से। और अब गुरु माँ ने अच्छी सी कथा सुनाई, और सुनकर के बच्चों को गया। तो मेरे सारे बच्चों को तत्सम इस तरीके से समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, सभी बच्चे अपनी प्रतिक्रिया। ये तो गुरु माँ के बच्चे सो गए, बच्चे बताएंगे, उनको तत्सम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत बढ़िया, स्वागत तिवारी जी। मोहम्मद यूसुफ जी बहुत बढ़िया। तो आप लोग इसे नोट कर लें, और अब हम चलते हैं तद्भव के ओर। इसी तरीके से हम लोग तद्भव को भी सीख लें। तत्सम तो जान गए ना, अभी क्या करें, अभी तद्भव सीखते हैं। चल बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं और तद्भव हैं। तत्सम तो सबने कई कई बार पढ़ लिया है, आज हम लोग सीखते हैं तत्सम। जी धन्यवाद जी। तो अब हम पढ़ते हैं तद्भव। ये वो शब्द हैं, किसी भी भाषा के हैं और हमारी भाषा में आकर मूल स्वरूप खो चुके हैं। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा के हैं, बोलते बोलते हमारा इनका जो मुख्य स्वरूप था वो बिगड़ गया, बन गए तद्भव। क्या तरीका निकाले कि ऐसे ही आसानी से हम तद्भव को पहचान जाए। हम चलते हैं अपनी दैनिक चर्या पे। अच्छा, दैनिक चर्या का शब्द होगा तत्सम की तद्भव। जी बिल्कुल, कैसा तत्सम शब्द, कौन सा, दैनिक चर्या। तो अपने चलते रोजमर्रा, अब तो तद्भव हो गया ना, तो पे चलते हैं जो भी सब हम लोग रोज रोज बोलते हैं, मान में हम हिंदुस्तानी, उन सभी को हम लोग कहते हैं तद्भव शब्द। तो आइए सीखते हैं
तद्भव से और शुरुआत करते हैं अपने जनपद गोंडा। क्लियर? तो आइए देख, इस समय हम बात कर रहे हैं जिला गोंडा से। कहां से? जिला गोंडा से। तो गोंडा हमारा तद्भव, तो इसका तत्सम क्या होगा? गोंडा का तद्भव है गोनार्ध। दशरथ जी के चरने की जगह थी ये, दशरथ की नदा, और इसीलिए इसका नाम क्या था? गोनार्ध। ठीक है, तो इस तरीके से गोंडा पहला था। अब हम चलते हैं रोज रोज जो हम लोग बोलते, तो रोज रोज हम लोग क्या क्या बोलते हैं? हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं अनाज की उत्पत्ति के लिए, अनाज के संचयन के लिए। यदि खाना तो क्या मेहनत करेंगे? जीवन का समय हम लोग व्यय करते हैं इस अनाज संचयन में और इसमें पोषण वृद्धि में, है ना? अच्छा, ये जितना मैंने बोला सबकी तत्सम, सबके सब तत्सम, है ना? अब हम लोग कौन कौन सा अनाज खाते हैं? गेहूं खाते हैं, चना, अरहर, और क्या है? दूध और दही। विकास में ना शुद्ध दूध मिल पा रहा है और ना शुद्ध दही मिल पा रही है, लेकिन फिर भी हम सभी पसंद करते हैं दूध से बनी हुई। बरसात का मौसम है, सड़कों पर जगह जगह दिया है क्या? गड्ढा। आजकल के मौसम में बहुत निकलता है क्या? सांप निकलता है, रहता है बेचारा बड़ा बड़ा सा, कछुआ भी घूमता रहता है हमारे घरों में, बिल्ली घूमती रहती है। बंदरों के रहने के स्थान पे हम लोग बना दिया है, जंगल कट रहा है, इसलिए बंदर भी हम लोग के बीच में चला आया करता है। आजकल के कच्चे होते हैं किस चीज के? कान का। मुहावरे का अर्थ बताइए, कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? पेपर में बहुत आए, टेट के, एसआई के, लेखपाल के, किसी भी परीक्षा। ठीक है, तो जरा बताइए, कान का कच्चा होना। परमिला जी बहुत बहुत धन्यवाद। जरा बताइए, कान का कच्चा होना मतलब? कान का कच्चा होने का मतलब होता है सुनी सुनाई बातों विश्वास करने वाला। आजकल हम लोग कान के कच्चे होते हैं। बंदर बात बात पे क्या करते? दांत दिखा देते हैं, है ना? और हम सभी बिना सोचे समझे हाथ उठाने लग गए हैं। है कि नहीं है? सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? बरसात का मौसम है तो चारों तरफ भर गया है क्या? तालाब भर गया है। सही कह रहे हैं। और तालाब भरने की वजह से गोवंश जो है वो सड़कों पर निकल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, वंश का मतलब कौन? गाय, बैल और कौन? बछड़ा। और इस जगह जगह क्या पड़ा रहता है? भी पड़ा रहता है। वर्तमान परिवेश जितना भी कमाते हैं उसका बहुत ज्यादा हिस्सा देते हैं कपड़ा खरीदने पर, और बहुत टाइम व्यय कर देते हैं किस पे? सोना पे। अब वाला सोना हो और चाहे सोने वाला सोना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसा वर्धन करते रहे और ऐसे ही लाइव हमारे रहे ज्यादा से ज्यादा संख्या में।
और हम अच्छी कोशिश करेंगे कि आप लोग का जुड़ाव और विषय के प्रति रुचि और बढ़े और हमारा पढ़ाना भी लोगों को हमेशा रोज रोज दिन प्रतिदिन अच्छा ही लगता चला, कहीं भी आपको विषय से अरुचि होने ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो हम लोग अपना व्यतीत कर देते हैं किस पे? सोने पे, चाहे सोने पे और सोने पे। आप गोल्ड वाला सोना खरीदते तो बनवाते क्या है? कंगन बनवाते हैं और अंगूठी बनवाते हैं। इसीलिए बड़ा अच्छा व्यापार चलता है किसका? सोनार का। उसी को लेते हैं, उसी को दे आते हैं, है? आजकल तो बड़ी महंगी मिलने लग गई है क्या? मिट्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बहुत बनवाते हैं क्या? घर। जब घर बनवाएंगे तब बालू लगेगा, ईंट लगेगा, लोहा लगेगा। और यही वजह है कि हमारे यहाँ अच्छा व्यापार चलता है किसका? लोहार का, है ना? धन्यवाद आप सभी को। अच्छा, ये सावन का महीना है। किसका है महीना? सावन का। और बड़ी अच्छी बिक्री होती है किसकी? फूल की। हो रही है ना अच्छी? किसकी? फूल की अच्छी बिक्री है। और क्यों? क्योंकि आजकल हम लोग भी बहुत करते हैं हवन और क्या? पूजा करते हैं ना सभी लोग, हवन और पूजा। तो ठीक है, इस मर्रा में हम जो 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 यूज करते हैं। गुरु माँ के यहाँ अंगीठी थी, अंगिष्ठिका थी, और हमारे यहाँ क्या? अंगीठी। और इस समय हम लोग खरीदते हैं क्या? अंगूठी बहुत खरीद लेते हैं। गुरु माँ के यहाँ का उपल्ला था और हमारे यहाँ कंडा है। गुरु माँ सूंठी का यूज करती थी, लोग यूज कीजिए सौंठ का, ताकि कोरोना हो, है ना? सौंठ का यूज कीजिए। किसका? तुलसी के पत्ता का भी यूज कीजिए, ठीक है ना? तो हम लोग सो करेंगे और तुलसी के पत्ता का यूज करेंगे तो हम लोग को आएगी क्या? खांसी नहीं आएगी। तो ये जितना हम लोग रोज 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 बोलते हैं, ये सभी शब्द हम लोगों के तद्भव हैं। तो क्लास कैसी लगी आप सभी लोगों को? बताइए बच्चों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? सभी बच्चे अपनी प्रतिक्रिया दें। बिल्कुल सारे शब्द हवन करेंगे। बहुत हवन तो करना ही चाहिए। हवन से वातावरण शुद्ध है और क्षय रोग के जो विषाणु होते हैं वो मर जाते हैं। आज हम आप लोग को एक चीज देते हैं काम। अभी घर पे सोचिए, पहले के लोग कहते थे कि यदि अमावस्या और पूर्णिमा को कथा सुनी जाए श्री सत्यनारायण की तो क्या होगा? घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। जरा हमको बताइएगा कैसे होगी, कमेंट बॉक्स में करके, कि उस धन धान्य से, उस सत्यकथा से और साइंस से आप तो सभी लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी, मजा? सभी बच्चों बताइए, मजा आया? मिलते हैं हम सभी लोग अगले क्लास में। आपका बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है सागर तिवारी जी, हम ऐसे ही मुस्कुराते ही रहते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, आपको शुभ संध्या।